ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊँगा, आवाज़ में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, आवाज़ में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा। हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, सत श्री अकाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर या जो आज अपना टॉपिक है साथियों, वो है कि पदार्थों में हम बात कर रहे थे पदार्थों की। तो पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उसी के साथ में पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ भी देखेंगे आज की वीडियो लेक्चर में। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है साथियों, यहाँ से हर भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप सीईटी या पशु परिचर की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो सीरीज़ है वो रामबाण साबित होने वाली है प्यारे साथियों। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू सीरीज़ में देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से बनाए जा रहे हैं। और साथियों, आपको मैं बता दूँ, ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है जहाँ पे एनसीईआरटी की जिस भर्ती परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सिलेबस को उठाकर देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक से मिल रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप इन क्विज़ को डेली देखा करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियो लेक्चर देखते होंगे और आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मिलता रहेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है कि नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। साथियों, बात हो रही है मिश्रण की। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं साथियों। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है साथियों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ये मिश्रण के दो प्रकार है साथियों। तो बात हो रही है कि नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, यानी जब नमक को अपन जल में घोल देते हैं तो किस प्रकार का मिश्रण है। तो साथियों, नमक का जो जलीय विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है साथियों? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण की परिभाषा देखते हैं साथियों। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिसमें पदार्थों के जो घटक होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं साथियों। जैसे कि नमक का जो जलीय विलयन है, अपन जब किसी नमक को किसी जल में घोलते हैं तो वो नमक पूरी तरह से जल में घुल जाता है और जो नमक के घटक है वो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता। साथियों, आपने देखा होगा कि जब हम नमक को या जब अपन शक्कर या चीनी को जल में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें घुल जाते हैं और उनके जो अवयव है वो हमें दिखते नहीं है पानी के अंदर। तो साथियों, समांगी मिश्रण वही होते हैं या उनकी परिभाषा है कि पदार्थों के जब दो घटकों को या दो अवयवों को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं। उनके अवयवों को एक दूसरे को अलग अलग नहीं देखा जा सकता साथियों, यानी कुल मिलाकर एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं साथियों, विषमांगी मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं, उनके अवयवों को अपन अलग अलग रूप में देख सकते हैं। जैसे साथियों जल व तेल का मिश्रण। साथियों, जल व तेल का मिश्रण आप कभी प्रयोग करके देख भी लेना या फिर आपने देख भी लिया होगा कि जब अपन जल में तेल को घोलते हैं ना साथियों, तो तेल की जो परत होती है वो जल में ऊपर ऐसे ही एक परत के रूप में हमारे को जो तेल की एक परत दिखाई देती है। तो इसका मतलब होता है कि जो तेल है वो जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है। तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया साथियों। कुल मिला के आपको याद रखना है, जो अवयव एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जो एक दूसरे में पूरी तरह घुलते नहीं है वो अलग दिखाई देते हैं, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि जल व तेल का मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और यहाँ दे रखा है कि नमक का जो जलीय विलयन है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, समांगी मिश्रण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि पानी व तेल का मिश्रण है। साथियों, मैंने अभी बता ही दिया आपको कि जब पानी और तेल को अपन मिलाते हैं या तेल को पानी में, जब तेल में 2-3 बूंदे अपन तेल की डालते हैं तो वो तेल की बूंदें एक परत के रूप में ऊपर अपने को दिखाई देती है साथियों। तो साथियों, वो क्या होता है कि जो तेल होता है वो जल में अच्छे से घुल नहीं पाता है,
इसलिए वो एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो तेल होता है वो जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है और एक परत के रूप में हमें दिखाई देता है। तो मैंने अभी बताया भी था कि विषमांगी मिश्रण एक दूसरे में अच्छे से नहीं घुल पाते हैं साथियों। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि गंधले जल से मिट्टी जैसी अशुद्धियों को किस पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई गंदा जल है और उसमें अपन मिट्टी को मिलाते हैं। तो साथियों मिट्टी मिली हुई है, तो अब जल और मिट्टी का मिश्रण है साथियों। तो अपन बात हो रही है कि गंधले जल को मिट्टी से किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, कौन सी विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो साथियों अपन जैसे कोई जल है उसमें मिट्टी घुली हुई है, तो उनको अलग करने के लिए हम उन्हें जो फिल्टर पेपर होता है कागज़ का उससे छान लेते हैं साथियों। छानना, तो छानने की क्रिया के द्वारा उन्हें छान लेते हैं और उन्हें अलग कर लेते हैं, मिट्टी को जल से अलग कर लिया जाता है। तो जो विधि होती है साथियों वो होती है साथियों निस्यंदन की विधि। निस्यंदन जो पृथक्करण विधि है वो जल को मिट्टी से छानकर एक फिल्टर पेपर के द्वारा अलग किया जाता है। तो वो निस्यंदन की विधि के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है साथियों। किस विधि के द्वारा? निस्यंदन विधि के द्वारा। और जो निष्पावन है साथियों यहाँ ऑप्शन में दे रखा है निष्पावन। निष्पावन का मतलब होता है कि जैसे अपन हमारे खेतों में जैसे कि फसल उगाते हैं, तो उसमें जैसे कि जो हमारी फसल के जो अनाज है उनके साथ में कई अन्य फसलों के बीज या कोई कंकर पत्थर है वो मिल जाते हैं, तो उनको निष्पावन या फटकना विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, जो उनको अलग करते हैं ऐसे ऊपर से गिराकर, तो क्या करते हैं कि जो भारी तत्व होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के तत्व होते हैं वो वायु के साथ उड़कर दूर जाके गिर जाते हैं। तो निष्पावन की विधि वो है साथियों। और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पृथक्करण। पृथक्करण की विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं कि जो पृथक्करण की विधि के द्वारा जो अपन अपना जो दही होता है, दही से जब छाछ बनाते हैं तो उसको बिलोते हैं ना, तो वो पृथक्करण की विधि के द्वारा ही अलग होता है साथियों। और वाष्पीकरण भी देखा है, ऑप्शन जो डी है वो वाष्पीकरण में आप समझ गए होंगे नाम से ही कि जब वाष्प है, जल है, वो वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाता है वायुमंडल में, तो वाष्पीकरण की विधि होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर। निस्यंदन की विधि के द्वारा पादपों के जल में मिट्टी को अलग किया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नमक व नौसादर के मिश्रण को किस पृथक्करण की विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो साथियों नमक व नौसादर का जो मिश्रण होता है उनको ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। और साथियों ऊर्ध्वपातन आप जानते होंगे सॉरी साथियों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। साथियों जब अपन किसी ठोस को, थोड़ा ध्यान से समझिए, जब अपन किसी ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में वो ठोस बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? गैस अवस्था में। बिना द्रव में बदले डायरेक्ट अगर गैस में बदल जाता है, और गैस जैसे मान लो कोई ठोस अवस्था में था, कोई चीज़ ठोस अवस्था थी, उसको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब गैस से वापस उसको ठंडा करते हैं ना, तो वापस वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन की विधियाँ हैं जैसे साथियों नमक और नौसादन का मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ हैं, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेप्थलीन है, ये सब ऊर्ध्वपातन की विधियों में ही जाने जाते हैं साथियों। तो इसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि कोई विलयन है तो उसमें सबसे पहले वाष्पीकरण की क्रिया करवाई जाती है। क्या? वाष्पीकरण करवाया जाता है पहले, और उसके बाद में उसमें संघनन करवाया जाता है साथियों। वाष्पीकरण यानी वाष्प के द्वारा पहले उसमें द्रव को पहले गैस में बदला जाता है और फिर गैस को वापस द्रव में बदला जाता है, उसे कहते हैं संघनन। तो पहले वाष्पीकरण और फिर संघनन, इन दोनों विधियों के द्वारा किसी शुद्ध द्रव को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है साथियों। तो वो कौन सी विधि है? तो साथियों वो विधि होती है साथियों आसवन। आसवन का नाम आपने सुना होगा। एक होता है प्रभाजी आसवन, जिसमें अपन पेट्रोलियम में पाए जाने वाले अवयव होते हैं, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, इन सब चीज़ों को अपन प्रभाजी आसवन के द्वारा गर्म करते हैं एक निश्चित टेम्परेचर। तो आपने प्रभाजी आसवन का नाम भी सुना होगा। वो आसवन की ही एक पृथक्करण की विधि है, आसवन के द्वारा प्रभाजी आसवन, जो पेट्रोलियम में अपन काम में लेते हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों पहले वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी के अभी लाइक कीजिए साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है। तो साथियों मैंने भी बताया भी था कि जो दही होता है, दही को अपन भिगोते हैं और मक्खन प्राप्त करते हैं और छाछ को अलग करते हैं साथियों। तो वो विधि होती है साथियों अपकेंद्रण। अपकेंद्रण की विधि के द्वारा क्या होता है कि जो छाछ होती है वो नीचे रह जाती है और जो मक्खन होता है यानी जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है साथियों। अपन अपने घर में जैसे देखते हो ना कि मक्खन अपन जब प्राप्त करते हैं दही से, तो उसमें जो विधि होती है वो अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपकेंद्रण विधि के द्वारा दही से मक्खन को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना व नमक का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है। साथियों बर्फ का पिघलना यानी बर्फ को जब अपन गर्म कर दें तो वो पिघल कर पानी बन जाता है। और नमक का जलीय विलयन यानी नमक को अपन जल में घोलते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है, मैंने अभी ऊपर बताया भी था साथियों। तो नमक का जल में घुलना और बर्फ का पिघलना साथियों दोनों ही भौतिक परिवर्तन होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखना जो क्रिस्टलीकरण है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है और ज़्यादातर इसको कई स्टूडेंट इसको रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, जो कि जो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा साथियों क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन की क्रिया होती है साथियों। मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, भोजन का पाचन आदि किस परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, याद रखिएगा साथियों, मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, भोजन का पाचन, ये सभी क्या होते हैं साथियों, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं साथियों। भौतिक परिवर्तन में साथियों, भौतिक परिवर्तन में किसी भी पादप के आकार, आकृति, मेरी पंक्तियों पे थोड़ा सा गौर करना साथियों। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी पदार्थ के आकार, आकृति, उसकी अवस्था, घनत्व, ताप, दाब आदि में परिवर्तन होता है, यानी कि उसके भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन होता है तो वो तो कहलाता है साथियों भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है यदि उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और यदि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। याद रखिएगा साथियों रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है साथियों। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो याद रखिएगा साथियों भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तनों में आकार, आकृति, उनके अवस्था में गुण और उनके जो और भी अन्य गुणधर्म है जैसे कि ताप, दाब, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों की परिभाषा समझ गए होंगे। तो साथियों जो जलना, जहाँ भी आपको कहीं भी जलना दिखाई देना तो जलने के बाद में नया पदार्थ बनता है। और मैंने बताया भी आपको कि नया पदार्थ किस में बनता है, रासायनिक परिवर्तन में। तो मोमबत्ती का जलना, दही का जमना और भोजन का पाचन आदि है और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और साथियों याद रखना कि रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाने के बाद में वापस उन्हें पुनः पहले वाली अवस्था में, पहले वाली जो अवस्था है उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो साथियों एक बार मोमबत्ती जल गई तो वापस उसको पहले की अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। दही है वो जम गया, दूध से जम गया तो वापस अपन उसको दूध के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, यानी दही से वापस दूध नहीं बन सकता। भोजन था हमारे शरीर के अवयवों के द्वारा, अंगों के द्वारा पचा दिया गया तो वापस उसको भोजन नहीं बना जा सकता। तो कुल मिलाकर रासायनिक परिवर्तन में वापस वो पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता जो पहले वाली अवस्था में था, जबकि भौतिक परिवर्तन में वापस पहले वाली अवस्था में जाया जा सकता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं साथियों सॉरी साथियों, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बल्ब का प्रकाशित होना। बल्ब का प्रकाशित होना क्या है साथियों, भौतिक परिवर्तन है। चूने का पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प बदलना, जल का सॉरी साथियों घी का पिघलना। तो साथियों जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है चूने के पानी का दूधिया होना, और जो बल्ब का प्रकाशित होना, पानी का वाष्प में बदलना और घी का पिघलना, ये सभी क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। जबकि चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जल से वाष्प बनना,
ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, बल्ब का प्रकाशित होना, लोहे पर जंग लगना। तो साथियों आपको पता होगा कि लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है साथियों कि जो लोहा होता है Fe, उसका प्रतीक होता है आयरन। तो जब वो क्या करता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से प्लस वायुमंडलीय नमी में पाई जाने वाली जल से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है साथियों। Fe2O3 का निर्माण होता है, फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। क्या होता है कि लोहा, मान लो लोहा है, वो लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है और उस पर ये जो Fe2O3 है साथियों, ये होती है जंग। तो इस प्रकार उस पर जंग लग जाती है साथियों। जंग का रासायनिक सूत्र भी Fe2O3 होता है, आपका जो NCERT में दे रखा है। भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय व स्थायी, अनुत्क्रमणीय व स्थायी, उत्क्रमणीय व अस्थायी, अनुत्क्रमणीय व अस्थायी। तो साथियों जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय व अस्थायी होते हैं, यानी जो ऑप्शन सी देख रहे हो आप वो राइट आंसर होगा। यानी इनको वापस उत्क्रमणीय से याद रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती है जिन्हें वापस पुनः पहले वाली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, पुनः पहले वाली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है साथियों। किसमें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। और ये अस्थायी होती है साथियों, याद रखिएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन है उनमें उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन होते हैं साथियों। मैंने बताया था कि वापस उनको पहले वाली अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए वो अस्थायी हो गई। और उत्क्रमणीय का मतलब उनको वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि साथियों जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है साथियों, वो अनुत्क्रमणीय व स्थायी होती है। यानी कि वो एक बार अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो वापस उन्हें पहले वाली अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थायी रूप से हो जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपन ध्यान नहीं देते हैं और एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। हमेशा याद रखिएगा साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा को क्रैक करने का सबसे अच्छा साधन है कि अपना जो बेस है उसको अच्छे से मजबूत करना होगा, ताकि अपन क्या है कि बारीकी से हर चीज़ को अच्छे से समझ पाए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कागज़ का फटना, पेड़ की टहनी को काटना, जल का बर्फ बनना, उपरोक्त सभी। तो जो साथियों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों, वो ये सभी होते हैं। कागज़ का फटना, याद रखिएगा साथियों, कागज़ का फटना तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज़ का जलना, मैंने बताया जहाँ भी जलना दिखे आपको रासायनिक परिवर्तन करना है साथियों। लेकिन यहाँ फटने की बात हो रही है, जल का फटना भौतिक परिवर्तन है। पेड़ की टहनी को काटना, यानी अगर उसको काट देते हैं तो वापस उसको जैसे नई टहनी आ जाती है वहाँ पे। जल का बर्फ बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी है साथियों। कागज़ फट गया तो उसको जोड़ सकते हैं, वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ से टहनी कट गई तो वापस नई टहनी आएगी, तो पहले वाली अवस्था वापस आ सकती है। जल का बर्फ में बनना, यानी जल है उसको अपन बर्फ़ बना देते हैं, मतलब उसको ठंडा करके, और अगर उस बर्फ़ को वापस गर्म करते हैं तो वापस जल बन जाता है, तो वापस पहले वाली अवस्था आ जाती है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त से भी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है। जब मान लो कि कोई लोहा, मैंने भी बताया लोहा, उस पर जंग लगता है, यानी O2 प्लस H2 की उपस्थिति में की रिएक्शन होती है, और Fe2O3, यानी कि जंग का ये रासायनिक सूत्र याद रखिएगा साथियों, जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। तो जब जंग का निर्माण होता है तो उसमें उसका आकार क्या होता है, लोहे का बढ़ जाता है। और जंग क्या करती है साथियों, लोहे को कमज़ोर करके गला देती है, बिल्कुल ख़राब कर देती है साथियों। तो लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है साथियों, याद रखिएगा साथियों। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। जब साथियों अपन सेब को काट के रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है कि साथियों जो सेब होती है उसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन क्या करता है कि हमारे वायुमंडलीय O2 से क्रिया कर लेता है और FeO2 का निर्माण हो जाता है साथियों। तो उससे क्या होता है कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, उसमें पाया जाने वाला लोहा तत्व है। तो याद रखिएगा साथियों, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है। तो साथियों ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है और नया पदार्थ बन गया है यहाँ पे, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है अपरिवर्तित रहता है।
तो उसमें कण का विन्यास भी परिवर्तित होता है, घनत्व भी परिवर्तित होता है, आकार भी परिवर्तित होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है साथियों, जो मास है वो नो चेंज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। याद रखिएगा साथियों, द्रव्यमान अपरिवर्तित ही रहेगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पाचन। तो जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण साथियों वो याद रखिएगा साथियों, जल में चीनी का घुलना। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, रसोई गैस का बनना, दूध का फटना और भोजन का पाचन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जो जल होता है उसमें चीनी घुल जाती है, वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है? कागज का जलना, कोयले का जलना, पानी का वाष्प में बदलना, भोज्य पदार्थों का पाचन। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ भी जलने की बात हो तो वहाँ पे रासायनिक क्रिया जरूर होती है। तो कागज का जलना रासायनिक क्रिया होगी, कोयले का जलना रासायनिक क्रिया होगी, पानी का वाष्प में बदलना ये साथियों भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक क्रियाएं हैं साथियों, क्योंकि पानी को अपन गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और अगर वाष्प को वापस ठंडा करते हैं तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी भोज्य पदार्थ का पाचन, एक बार पाचन हो गया तो वापस अपन उस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन हो गया ये भी। तो याद रखिएगा साथियों, जो पानी का वाष्प में बदलना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर देखने को मिलते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में, और पृथक्करण की विधियों में भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो साथियों आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, सीईटी, पशु परिचर, जहाँ कहीं भी आपके साइंस का पोर्शन आता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों इसी के साथ ही मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों आपके रिलेशन में या आपका कोई भी भाई बंधु, कोई फ्रेंड सर्किल में कहाँ भी अगर जहाँ कहीं भी अगर कोई भी भाई बहन जहाँ जिसको जो पढ़ाई से लिंक कर मतलब जिसका पढ़ाई से संबंध हो, और जहाँ उनको कोई साइंस का पोर्शन है अगर उनको पढ़ना है तो उनको इस बारे में बताइए, इस सीरीज़ के बारे में बताइए, उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि उनके पास सेंड कीजिए आप इस वीडियो लेक्चर को, और साथ में बोलिए कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथियों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हैं जो लगभग अच्छे सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी साथियों का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहा तो थोड़े समय में अपन बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।